हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जियोग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 8 पे हैं हम, जो है हमारा मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलता है। टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने चैप्टर पे डायरेक्टली मूव करते हैं। तो हमारा चैप्टर है आज, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो यहाँ पे एक लड़की के इंटरेस्ट के बारे में बात की जा रही है, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम अपने चैप्टर पे ही मूव करते हैं, अपने चैप्टर पे ही देखते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या क्या मिलता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, चैप्टर लंबे होते हैं, तो अगर हर एक चीज़ को समझाने बैठूंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में करके अब लेके चलूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताती चलूँ। यहाँ पे देखिए एक इमेज दिया जा रहा है, जो पूरा वर्ल्ड है, वहाँ के अलग अलग जगहों पर रहने वाले अलग अलग तरह के लोगों के बारे में दिखाया जा रहा है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि पूरे विश्व में कितनी विभिन्नताएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वो मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विभिन्न विभिन्न तरह के लोग होते हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, पर देखा जाए तो सबकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लगभग एक जैसी ही होती हैं। लगभग क्या मतलब, एक जैसी ही होती हैं। हर किसी को रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, पर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही मूलभूत आवश्यकता नहीं है। अब ये मूलभूत आवश्यकताओं में और सी बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, जैसे कि शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पानी मिलना, शिक्षा का अधिकार, ये सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकताओं में ही हैं, क्योंकि ये आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेश के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो देखते हैं हम चैप्टर 8 में हमारे क्या है। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होता है वो हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पे स्थित है, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर जाने के बाद आपको उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलता है और मकर रेखा के नीचे भी जाने के बाद आपको उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलता है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो हमारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश होता है, जो हमारा भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे होता है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री के दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो यहाँ पे अमेजन नदी की जो लोकेशन है वो बताई जा रही है कि अमेजन नदी कहाँ बहती है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं और यहीं से अमेजन नदी बहती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। और दूसरा फैक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि भूमध्य रेखीय प्रदेश कौन सा है। तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। देखिए, ये 10 डिग्री आपको कंफ्यूज कर सकता है। वहाँ पे इसी चीज़ को बदला जा सकता है, 20 कर दिया जाए, 15 कर दिया जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो भूमध्य रेखा है, जो हमारा इक्वेटर है, पृथ्वी का जो ये बीच का बिल्कुल इक्वेटर है, इसके 10 डिग्री इधर
और 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है इसको हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। अंध महासागर, आप थोड़ा देखिएगा मैप में, अंध महासागर क्या है, मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी अंध महासागर तो नहीं देखा। यहाँ पे देखिए कुछ बताया जा रहा है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने इन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो वो जो अमेजन नदी है उसका नाम अमेजन क्यों पड़ा, ये उसकी स्टोरी है कि वहाँ पे जो पहले जो आक्रामक महिलाएं थी रोमन साम्राज्य की, उन आक्रामक महिलाओं को अमेजोन्स नाम की महिला, मतलब वहाँ पे एक अमेजोन्स नाम की महिला थी जो योद्धा थी, उनके आक्रामक समूह के बारे में इन लोगों को याद आ गया उन आदिवासियों को देख के। तो उसी के आधार पे उन अमेजोन्स के नाम के आधार पे ही अमेजन नदी पड़ा नाम इसका। तो इसकी ये हिस्ट्री है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो नदी का मुहाना क्या है ये आपको पता चल गया होगा यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेजन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पर आपका काम ये है कि आप मैप में देखिए कि अमेजन नदी की सहायक नदियाँ और कौन कौन सी हैं। अगर कोई और भी सहायक नदियाँ हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। तो सहायक नदियों के बारे में आपको बताना है, पर ये अमेजन नदी कहाँ कहाँ से होकर जाता है यहाँ पे बताया जा रहा है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील से के भागों, तो ये पेरू के कुछ भाग में भी जाता है, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के भाग से अपवाहित होती है। सॉरी, मैंने इसको सहायक नदी के रूप में बताया था, एक्चुअली ये जगह का नाम है जो हमारे ब्राज़ील के भाग के पास है, अमेरिका के बारे में है ये। तो इसके सहायक नदियों के बारे में आप बताइएगा, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं कमेंट बॉक्स में, और ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है उसके बारे में बताया जा रहा है। पर आप इसका लोकेशन देखिएगा कि और ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिएगा मैप में, देखिए ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये है अमेजन नदी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये ब्राज़ील है। देखिए यहाँ पे इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, जहाँ से होके बहती है, जो इसके आसपास का एरिया है। तो अमेजन नदी हमारा दक्षिण अमेरिका में है और ये काफ़ी बड़ी नदी है अमेजन नदी। सहायक नदियाँ इसकी कौन, ये एक छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। सहायक नदी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि सहायक नदी क्या होती है, तो वही इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन बेसिन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं हम। अब जलवायु के बारे में बताया जा रहा है। जैसा कि अब आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। तो जो अमेजन बेसिन है भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया में है। तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया में गर्मी बहुत अधिक होती है, तो वहाँ जो है पूरे वर्ष जलवायु जो होती है वो गर्म भी होती है और नम भी होती है, मतलब वहाँ पे आर्द्रता ह्यूमिडिटी रहती है ज़्यादा।
यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। मतलब ऐसा नहीं कि दिन का मौसम गर्म है तो रात में मौसम बहुत ठंडा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे दोनों दिन और रात दोनों का मौसम लगभग समान ही होता है। इसलिए वहाँ पे जो है शरीर में गर्म चिपचिपाहट होती है, जैसे ह्यूमिडिटी होगी तब आपको चिपचिपाहट महसूस होगी। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो यहाँ पे जो तापमान है, टेम्परेचर, वो काफ़ी हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई होती है, जो हमने अभी देखा। और रात के समय भी सेम ही रहता है लगभग। फिर हम वर्षावन देख लेते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। तो सोचिए कि ये जो वर्षा वन है, हमने पहले भी पढ़ा था वर्षा वन के बारे में, जब हमने वनस्पति के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने वर्षा वन के बारे में पढ़ा था कि वर्षा वन जो होता है इतना ज़्यादा गहरा होता है, घना होता है कि ऊपर से जो जल है वो, मतलब ऊपर से जो रोशनी है सूर्य की, वो जल्दी ज़मीन धरती तक नहीं आ पाती है, मतलब बिल्कुल छत जैसी संरचना बन जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वह इतने सघन है कि उनकी पत्तियों की शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। अब प्रकाश रहित रहेगी अगर सूर्य की किरणें धरती तक पहुँच ही नहीं पाएंगी तो भूमि अक्सर नम ही रहेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें पहुँचने में दिक्कत होगी, पर जल जो है, पानी जो है, वर्षा जब होती है तो जल जो है वहाँ तक पहुँच सकता है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। यहाँ पे ये जो इमेज दिया गया है ये अमेजन वन का ही इमेज है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो आर्किड और ब्रोमीलाइड क्या है? ये परजीवी पौधे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये परजीवी पौधे हैं। वर्षा वनों में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। तो वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता क्यों होती है? क्योंकि वो इतना घना और सघन होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे घने जगहों पे जानवरों को रहने के लिए कितनी सुविधा होगी और छुपने के लिए उनको जगह मिलेगा। तो ऐसे जगहों पे प्राणी जात की जो होती है वो काफ़ी प्रचुरता होती है। वहाँ पे मतलब आप ये मान सकते हैं कि वहाँ पे विभिन्नता, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पक्षी का नाम यहाँ दिया गया है? टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर। तो टैपीर कौन है? चींटी खाने वाले यहाँ पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे जो पक्षी हैं और जो जानवर हैं उनके एग्जाम्पल के तौर पे जो नाम दिए गए हैं वो लिख लीजिएगा। ये आंसर राइटिंग में भी हमारी हेल्प करेगी। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे और इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल में ही दे सकते हैं। सॉरी। और आपको पता है कि आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी निवास करते हैं और सांप और सरीसृप वर्ग की जो प्रजातियां होती हैं वो भी बहुत पाई जाती हैं। मगरमच्छ, सांप, अजगर, ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। एनाकोंडा एवं बोआ। एनाकोंडा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत बहुत बड़ा और विशाल सर्प होता है। अजगर के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पाई जाती हैं और यही यहाँ इसीलिए पाई जाती हैं क्योंकि अमेजन जो जंगल है अमेजन का, वो बहुत ही घना और बहुत ही बड़ा है, इसलिए ऐसे बड़े बड़े जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों में
मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। तो अमेजन नदी में ये सारी मछलियां भी पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्यों है। ये देखिए टैपिर की इमेज दी गई है। टैपिर चींटी खाने वाले होते हैं। फिर हम देख लेते हैं वर्षा वन के निवासी। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा, पढ़ते हैं कि वर्षा वन के जो निवासी होते हैं वो कैसे रहते हैं और क्या कैसे हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ के पुरुष हैं, वर्षा वन के जो निवासी हैं, पुरुष हैं, उनका काम देखिए, उनका काम ही यही है कि वो जो वहाँ के पुरुष हैं वो नदी में मछली पकड़ते हैं और जो महिलाएं हैं वो घर का और जो फसलें वो लोग उगाते हैं खेतों में उनका ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि क्या आप जानते हैं ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और ये एक परजीवी पौधा है और ये अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो मेढक जो है, मेढक जैसे जो प्राणी हैं और वो इस जल का उपयोग जो है इन पत्तियों का पॉकेट के उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। फिर हम आगे देख लेते हैं। वे मुख्यतः टोपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। तो यहाँ पे फसलों के भी नाम बताए गए हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फसल वो उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो शिकार करने जब जाते हैं पुरुष, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार उन्हें शिकार मिल ही जाए, मछली वगैरह मिल ही जाए। तो जो महिलाएं वहाँ पे खेती करती हैं वो उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये हमने हिस्ट्री एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे तब उसमें भी हमने देखा था कर्तन और दहन कृषि पद्धति, यहाँ भी दिया गया है। ये एक्चुअली जियोग्राफी का ही सब्जेक्ट है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। तो मेनियोक क्या है? मेनियोक एक प्रकार का सब्जी की तरह आप समझ लीजिए, आलू की तरह होता है जो ज़मीन के अंदर पैदा होता है और इसका एक नाम कसावा भी है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये कुछ नई नई चीज़ें, नए नए नाम आते हैं तो उन्हें आप थोड़ा ध्यान रखा करिए। एग्ज़ाम में इन्हीं नए नामों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो यहाँ पे कॉफ़ी भी उगाई जाती है, मक्का और कोको जैसी जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं वो सारी भी यहाँ उगाई जाती हैं। कर्तन एवं दहन के बारे में हम देख लेते हैं कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो इस तरह से कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति की जाती थी। इसमें एक जगह के जैसे कोई जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे पौधे हैं तो उनको जला दिया जाता था, उनको साफ करके वहाँ पे खेती की जाती थी। फिर जब तक वो भूमि उपजाऊ होती थी वो वहाँ खेती करते थे, पर जब उस भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती थी तो फिर वो दूसरी जगह मूव करते थे। जब वो दूसरी जगह खेती करते थे तो उनका जो पहला स्थान है वहाँ पर कुछ पौधे उगाते थे। अब उसकी वजह से मिट्टी फिर से उपजाऊ होने लगती थी। फिर वो दूसरी जगह जब उर्वरता खत्म होती थी फिर वो वापस आ जाते थे यहाँ पर और यहाँ के पौधों को हटाकर फिर से यहाँ पे खेती करना शुरू करते थे। तो इस तरह से ये कर्तन और दहन कृषि पद्धति है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। तो वर्षावन के अब यहाँ पे फायदे देखिए क्या है।
कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो मलोका क्या है? बड़ा अपार्टमेंट जैसा घर, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। तो अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनका जीवन भी बदल रहा है। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेजन का जो बेसिन है, अब वहाँ पे जो है आने जाने का साधन उपलब्ध हो गया है, वहाँ पे रास्ते बन गए हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे आना जाना काफ़ी आसान हो गया है। यहाँ पे देखिए वनों का जो विनाश है, पहले आप इस इमेज में देखिए कि यहाँ पे आपको वन कितनी अधिक मात्रा में दिख रहे होंगे। फिर धीरे धीरे ये विनाश हुआ इनका। यहाँ पे लोगों ने रहने के लिए, अपने काम के लिए, पशुचारण के लिए, खेती के लिए जो वनों को साफ किया, तो इतने वन यहाँ के साफ हो गए। यहाँ भी खेती जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, वन सिर्फ सिमट के इतने में से रह गया है। फिर आप आगे देख सकते हैं कि ये वन कितना विरल है, पर सघन है, सॉरी, ये वन बहुत सघन है, पर ये देखिए कितना विरल हो गया है। यहाँ पे पौधों की संख्या भी कम हो गई है। धीरे धीरे ये जगह अनुपजाऊ हो गई है, इसलिए इसकी स्थिति ऐसी हो गई है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, हर किसी को जगह चाहिए, इसलिए वो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक वन है, जहाँ पे जानवरों की डाइवर्सिटी है, जहाँ पे पौधों की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जो प्रकृति के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उनको भी धीरे धीरे काटा जा रहा है लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और आप समझ सकते हैं कि ये जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत जिम्मेदार है। और ये धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा रहा है और हमारे जो वन हैं उनको भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो इसका रीज़न देखिए क्या है कि जैसे ये जो वन है, इनकी जो जड़ें हैं, ये मिट्टी को काफ़ी मात्रा में पकड़ कर रखती हैं। जैसे जो जड़ है, पौधे का जो जड़ होता है, पौधे के जो नीचे ये जड़ फैली रहती हैं, ये मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब वर्षा होती है तो मिट्टी को बहने नहीं देती। पर आप सोचिए कि जब ये पेड़ ही नहीं यहाँ पे रहेगा, इसकी जड़ें ही नहीं रहेंगी, तो मिट्टी को पकड़ेगा कौन? तो जब वर्षा होती है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उपजाऊ ऊपर की, वो मिट्टी बह जाती है और नीचे के जो कंकड़ पत्थर रहते हैं वो रह जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ की जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है, उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है और वो भूमि फिर काम के योग्य नहीं रहती, वहाँ कृषि नहीं हो सकती, वहाँ पौधे नहीं उग सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो पौधे से हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलता है, पौधे हमारी बहुत तरह से हेल्प करते हैं। हम आगे देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन को देखते हैं। अभी हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में देखा, अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। मेरा यहाँ आपसे एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करते हैं, पर ये आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है, कोई वर्क दिया जा रहा है, अगर आप उसको करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, वो आपके जहन में बहुत समय तक रहता है। वो आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए भी अच्छा होता है।
तो यहाँ पे आप बताइए कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। देखिए यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कहाँ पे है हमारा, वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, जो है उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर में है ये। तो मतलब ये हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ये एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये जो सहायक नदियाँ हैं ये तो वैसे कंबाइंड है गंगा ब्रह्मपुत्र की, पर आपको हमें मैसेज में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि दोनों की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और इंडिविजुअल बताइएगा गंगा की कौन सी है और ब्रह्मपुत्र की कौन सी है। अब आगे देख लेते हैं हम। ये आप जो इमेज देख रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का इमेज दिखाया जा रहा है। ये देखिए भारत गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में दिखाया जा रहा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये इधर आती है बांग्लादेश में, इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा के साथ मिलके, और ये गंगा नदी है। यहाँ पे ये गंगा नदी तंत्र है। तो यहाँ पे सहायक नदियों के नाम नहीं दिए हैं, पर आपको सहायक नदियों के नाम ढूंढ के सर्च करके हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शब्दावली देख लेते हैं। पहले हम यहाँ देखिए जनसंख्या घनत्व दिया गया है तो उसकी शब्दावली है ये। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ दिया गया है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उनकी जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, फिर पश्चिम बंगाल का और उत्तराखंड का बहुत कम है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील के बारे में भी हमने आपको बताया है एनसीईआरटी में ही पिछले चैप्टर्स में। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। यहाँ ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ के बारे में ये विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वहाँ पे अनेक चाप झील पाई जाती हैं। वहाँ की जलवायु भी मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तो जो जनसंख्या का वितरण है उसमें पर्यावरण की भूमिका ऐसे होती है कि जहाँ पे मनुष्य के रहने के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे उनके अनुकूल मौसम होता है। अब यहाँ का मौसम थोड़ा अनुकूल होता है, ना बहुत अधिक ठंड ना बहुत अधिक गर्मी, और मौसम बदलता भी रहता है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बचने के लिए प्रतिकूल है। तीव्र ढाल आप समझ सकते हैं कि तीव्र ढाल जहाँ होगा वहाँ पे लोगों के लिए रहना कितना मुश्किल हो जाता है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। हमने जनसंख्या घनत्व का मतलब देखा, तो जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जाहिर सी बात है, मैदानी भाग में जो लोग रहेंगे उनका मेन व्यवसाय कृषि ही होगा, क्योंकि उनको भूमि आसानी से उपलब्ध हो रही है कृषि के लिए, और वो भी उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, क्योंकि धान के लिए एक तो भूमि उपजाऊ, ऊपर से जल की अधिकता होनी चाहिए। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें
गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। तो यहाँ पे जो अन्य फसलें उगाई जाती हैं उनके भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं, ये हमारी वाणिज्यिक फसलें हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं, केले के बागान भी उगाए जाते हैं। तो डाइवर्सिटी यहाँ देखिए, कृषि में भी पौधों में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हो जाती है। और असम में चाय के बागान मिलते हैं। ये असम के चाय के बागान का इमेज आप देख सकते हो कि धान की कृषि कैसे की जाती है, रोपड़ विधि से होती है, ऐसे धान की खेती होती है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा कि धान की खेती कैसे की जाती है वो देख सकते हैं, और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा धान की खेती कैसे होती है। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो सिल्क का उत्पादन बिहार और असम के कुछ भाग में किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो जो मंद ढलान वाले पर्वत और पहाड़ी होती हैं वहाँ पे वेदिका पद्धति में फसल उगाई जाती है। हमने वेदिका पद्धति भी पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, शाखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे भू आकृति अलग होगी तो वहाँ के पौधे, भू आकृति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वर्षा कितनी हो रही, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वहाँ के पौधे कैसे होंगे। तो वो भी डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों पे। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में देखें सागवान, शाखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जहाँ जो है वहाँ पे तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर और शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ये इमेज आप देख रहे हैं धान की खेती का और असम में चाय के बागान का। आगे देखते हैं हम। ये देखिए वेदिका कृषि है, हमने पीछे भी इसको पढ़ा था। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। तो ढलान को हटाकर सीढ़ीनुमा जो ये जगह बनाई गई है ये इसलिए ताकि जो पानी है वो बहुत तेज़ी से नीचे ना जाए, वो धीरे धीरे जाए ताकि वो पौधे एब्जॉर्ब कर सकें। यहाँ पे देखिए सफेद मगरमच्छ आपको दिख रहा है और ये एक सींग वाला गैंडा। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। ये तो खैर बेसिक चीज़ें हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि एक सींग वाला जो गैंडा है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिसला मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। तो यहाँ पे रोहू, कतला और हिसला सबसे लोकप्रिय मछली की प्रजाति हैं। और यहाँ के डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है, क्योंकि पानी सही मात्रा में मिलने की वजह से चावल की खेती भी अच्छी हो जाती है और मछलियाँ भी यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे मछली, चावल आहार उनका मुख्य आहार माना जाता है। किसी भी जगह का जो आहार है वो वहाँ की भौगोलिक अवस्था पे निर्भर करता है। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको नॉनवेज सस्ता मिलेगा, वेज महंगा मिलेगा। वेजिटेबल्स वहाँ बहुत महंगे मिलते हैं। वैसे ही हमारे नॉर्थ इंडिया में देखिए नॉनवेज महंगा होता है, वेज सस्ता होता है। तो वो डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग। कहाँ पे जहाँ पे जिस चीज़ की अधिकता रहती है वही वहाँ का मुख्य आहार होता है। आगे देख लेते हैं हम। झील जीविका का साधन, एक केस स्टडी है साफ झील। अब ये देखिए कि कैसे जीविका का साधन है ये। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है।
मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला ये खरपतवार है जो झील में उगते हैं, मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ बताया जा रहा है गंगा डॉल्फिन के बारे में। गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन, ये अंधी डॉल्फिन है, कहा जाता है। तो अंधी डॉल्फिन का नाम क्या है? सूसू। इनका एक नाम सूसू भी है और ये अंधी डॉल्फिन है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये साफ जल में ही रहते हैं। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं अंधी डॉल्फिन और सूसू, ये साफ जल में रहते हैं। तो मतलब ये जहाँ पे है समझ जाइए कि वो जल साफ है, स्वच्छ है। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो झील तभी तक सही है जब तक वहाँ पे शहरों का प्रदूषण नहीं पहुँच जाता। और अगर वो प्रदूषण पहुँच गया तो वो जो खुशनुमा माहौल है और जो प्रकृति के साथ सामंजस्य इतना अच्छा बना हुआ है वो टूट जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य ना मिला पाने की वजह से, ना रह पाने की वजह से हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। हेल्थ इशूज़, कितने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसका रीज़न यही है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय पहली बार पीएम बने थे, हमारे मोदी जी, तब उन्होंने ये अभियान शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। ये जो शहर के नाम दिए गए हैं गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। ये इमेज प्रदूषित झील की इमेज है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदूषण की वजह से झील का पानी गंदा और कम भी हो गया है। ये गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर। वाराणसी शहर के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। आगे देख लेते हैं हम। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कब शुरू किया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। तो यहाँ पे 4 मार्ग कौन कौन से हो गए? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य,
तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताया जा रहा है, जो इन जगहों पे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, मुझे पता है कि बहुत बेसिक हैं, इसलिए आपको ये पता होगी। और जिसको नहीं पता है प्लीज़ आप पता करिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। थोड़ा बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए हमें। मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ, बाघ का इमेज देख रहे हैं आप, ये मानस वन्य प्राणी अभयारण्य का है। तो चैप्टर आज हमारा समाप्त होता है। मैंने कोशिश की है कि इस एक वीडियो में एक चैप्टर को किया है कंप्लीट, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा छोटा था और दूसरा मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया ताकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए, लाइक करिए। और मैंने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।